से सदावत्सले मातृभूमि और मैं सुप्रीम कोर्ट का 5 अप्रैल का एक में जजमेंट पढ़ रहा था और वो जजमेंट ऑल इंडिया जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और वो केस देखकर मुझे इतना कष्ट हुआ कि आखिर हम कौन सी इरा में चल रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मामला क्या था? जुडिशियल अफसर्स ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और ये कहा था कि भाई हमारी सैलरियां बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद एक कमीशन बिठा दिया जिसको सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन कहा गया। और ये जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन कहा गया, इस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन कर दी। कुछ रिटायर्ड जजेस उसमें, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और कुछ और लोग उस कमीशन में बैठे। उन्होंने एवेल्युएशन किया और लगभग 3 गुना सैलरियां बढ़ाने की रिकमेंडेशन कर दी। 3 गुना सैलरियां बढ़ाने की रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद वो सरकार को आदेश दे दिया कि भाई 3 गुना जो सैलरियां बढ़ाई गई हैं वो बढ़ी हुई सैलरियां दी जाएं। जब इस प्रकार का आदेश हुआ तो उस आदेश में सरकारों को हिल जाना स्वाभाविक था। तो केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, हरियाणा सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, कई राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन में गई और उन्होंने कहा कि साहब जितनी सैलरी आपने बढ़ा दी है, इतनी सैलरियों के 2-3 कारण उन्होंने बताए सरकारों ने। उन्होंने कहा एक तो एकदम एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर पड़ जाएगा और ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है कि आपने खुद ही एक कमीशन बनाया, खुद ही कमीशन बनाकर रिकमेंडेशन कर दी और उस कमीशन ने वर्ज हो वैसी रिकमेंडेशन कर दी और उस रिकमेंडेशन के बाद आपने ऑर्डर कर दिया और आपका ऑर्डर बाइंडिंग हो गया। जबकि कोर्ट का तो ये काम नहीं है कि वो सैलरियां बढ़ाए, सैलरियां घटाए या सर्विस कंडीशंस बढ़ा घटा सकता है। अगर कोर्ट ही ये सब काम कर लेगा तो सरकारें किस लिए हैं, पार्लियामेंट किस लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली किस लिए हैं? ये सब कुछ जो उनके काम है, जिसको इकोनॉमी देखनी है, जिसको लोड देखना है, जिसको ये देखना है कि हमें इकोनॉमी कैसे चलानी है, जिसको ये देखना है कि हमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको ये देखना है कि भारत में भूखों को भोजन कैसे मिलेगा, जिसको ये देखना है कि वैक्सीनेशन कैसे होगा, जिसको ये भी देखना है तमाम तरह की बीमारियों का इलाज कैसे होगा। भारत की विदेश नीति, भारत को की सुरक्षा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तमाम तरह की फोर्सेस, तमाम तरह की सर्विसेज, सबको देखना पड़ता है। इसलिए ये जो काम है वो सरकार का है। आप बहुत ज़्यादा कर सकते थे, एक स्ट्रक्चर पास कर देते और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर पास कर देना चाहिए था और सरकार को दे देना चाहिए। सरकार से कहते कि भाई इस पर करिए। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इसमें बात कही गई है। सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या जुडिशियल अफसर्स की इतनी सैलरियां बढ़ा देना, जूनियर डिवीजन से लेकर और वहाँ तक, और फिर हाई कोर्ट के जजेस की सैलरियां पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और वो फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब ये होता है कि उस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती। पार्लियामेंट केवल सैलरी बढ़ाने की तो चर्चा करता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको बजट में नहीं रखा जाता। वो भारत की संचित निधि से सीधी सैलरियां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। अब ऐसी व्यवस्था जहां पर हो वहां इसलिए रखा गया होगा कि सरकारें बीच में इंटरवेंशन ना करें या सरकारें कहीं गलत ना सोच लें। लेकिन 3-3 गुना एक साथ सैलरियां बढ़ा लेना, 2.25 लाख रुपए के लगभग, ये कहा गया है और इस ऑर्डर में किसी किसी एक ग्रेड के लिए कि 2.25 लाख से कम सैलरी होनी ही नहीं चाहिए और फैसिलिटीज़ अलग, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए या मिलती ही हैं, उसमें तो कोई इफ़ एंड बट है नहीं। तो मुझे लगा कि आखिर हम जुडिशियल सिस्टम को ये कह रहे हैं या जुडिशरी खुद कह रही है या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ये कह रहा है कि साहब हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या ये होता है कि आदेश करके सरकार के ऊपर ओवरबर्डन डाल दिया जाए, सरकार पर लोड डाल दिया जाए और सरकार को मजबूर कर दिया जाए कि नहीं आपको देनी पड़ेगी। सरकार ये देखना भूल जाए, सरकार बाकी का इक्विलिब्रियम लगाना भूल जाए। क्या ऐसा हमारे देश में, जिसको हम सेवा करते कहते हैं, न्यायिक सेवा या फिर हम सिविल सेवा कहते हैं, क्या ये सेवा है?
क्या सेवा के एवज में कंसिडरेशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या आंदोलन करे जाते हैं? क्या सरकार के ऊपर बर्डन सरकार से सेवा करने वाला झगड़ा करता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए? क्या इस तरह का आदेश देना हमारे देश में सेवा विभाग जिसको आप कह रहे हैं, सरकारी सेवा जिसको कह रहे हैं, वो सेवा ही है या फिर वो नौकरी है? हम अंग्रेजी सिस्टम में अभी भी चल रहे हैं। अंग्रेजी सिस्टम की खास बात ये थी कि वो इंसान के ऊपर इंसान पर इंसान बिठाकर राज्य करता था। एक लेयर्स बना देते थे, वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर शासन किया करती थी। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। वो पॉलिसी आज भी अगर आप जेल के अंदर जाएंगे तो जेल में चूंकि सैलरियां नहीं मिलती, इसलिए जेल में जो बहुत पुराना उम्र कैद के लिए आया है उसको पक्का कह लेते हैं या फिर उसको उसके अलग नाम रख देते हैं और उसको पीले कपड़े पहना देते हैं, अलग उसकी यूनिक यूनिफॉर्म बना देते हैं। फिर वो बाकी के ऊपर राज्य करता है, छुट्टीवान नियुक्त कर देते हैं कि भाई कौन किसकी कहाँ ड्यूटी लगाएगा, ड्यूटीवान बना देते हैं। और ये सब इसलिए उनको सैलरी किसी को नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए कि वो उससे काम करवाएगा और खुद को सेव कर लेगा। खुद को सेव मतलब उसको फिर खुद काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अधिकारी हो गया कैदियों का। जो सजा याफ्ता है, सजा याफ्तियों का अधिकारी हो गया, अधिकारी के ऊपर अधिकारी बैठ गया। तो कुल मिलाकर सिस्टम ये बन गया कि अगर सिपाही ना भी हो, अगर सरकारी कर्मचारी ना भी हो, तो भी जेल के अंदर की साफ सफाई व्यवस्था खुद कैदी कर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर शासन कर लेंगे। अब इनके खाने पीने की जुगाड़ सरकार को करनी है और ये जो अधिकारी बैठा है इनके खाने पीने की जुगाड़ अंदर करता रहेगा। बाकी की जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अंदर बाहर से अंदर के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के काम है, नाला नाली खराब हो जाने की बात है, गेहूं कहाँ से आएगा, कपड़े कैसे सिले जाएंगे, बर्तन कैसे आएंगे, वो बैरिंगें कैसी होंगी, पानी की व्यवस्था क्या होगी, ये सब कुछ अगर उन कैदियों को दे देते तो वो भी मैनेज कर लेते। कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन सब अंग्रेज ने जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था ये थी कि इंसान इंसान के ऊपर शासन कैसे करेगा, ये उन्होंने सिक्योर किया था और यही पूरे सिस्टम में उन्होंने बनाकर रखा था। यानी कि ये तो मैंने वो इलस्ट्रेशन बताया जो आज भी आपको चरितार्थ दिखता है जेल के अंदर का, लेकिन जेल के बाहर इस भारत की जेल में ये भी एक जेल खाना है और इस जेल खाने में हम और आप सभी लोग काम करने वाले हैं, दास हैं। सब काम करेंगे, किसान खेत में अनाज उगाएगा, सबका भरण पोषण करेगा, कोई नाली साफ करेगा, आपका मलमूत्र उठाएगा, कोई सफाई करेगा, आपके लिए सफाई करेगा, कोई आपका बूट पॉलिश करेगा, आपके लिए करेगा, कोई आपके कपड़े इस्त्री करके देगा, सिल कर देगा, आपके लिए करके देगा। मतलब कुल मिलाकर ये बाकी जो है वो सब दास है। बाकी हिंदुस्तान पूरा दास है। वो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में जो अंग्रेजी सिस्टम है जिसमें लोगों के ऊपर शासन करते हैं, वैसी व्यवस्था रह जाएगी। सैलरी कम होगी तो लड़ेंगे, सरकार के ऊपर ओवरबर्डन डालेंगे और चूंकि हम कर सकते हैं, हमारे भाइयों के प्रति हमें सिंपैथी होगी तो हम उनको कर लेंगे। सरकार का तर्क ये भी था कि जुडिशियल अफसर्स की सैलरियां ज्यादा करके आप अभी हमारे ऊपर ओवरबर्डन डाल देंगे और वो ओवरबर्डन ये हो जाएगा कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स या जो पीसीएस कैडर रहते हैं उनकी भी उसी प्रोपोर्शन में हमको सैलरियां बढ़ानी पड़ेंगी। फिर जब उनकी बढ़ जाएंगी तो क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3 ऑफिसर्स, क्लास 4 ऑफिसर्स, फिर वो क्लरिकल लोग और फिर वो नीचे चपरासी तक, हमें सबकी सैलरियां बढ़ानी पड़ेंगी। आप सोचो कि कितना बर्डन, इस एक निर्णय से कितना बर्डन आ सकता है, ये सरकार का आर्गुमेंट था। लेकिन जो जवाब आया, वो जवाब क्या आया? जवाब ये आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने जो डिसाइड किया, उन्होंने कहा नहीं, जुडिशियल अफसर्स ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, जुडिशियल अफसर्स ज्यादा काम करते हैं, जुडिशियल अफसर्स के नेचर ऑफ जॉब दूसरा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आईएएस ऑफिसर्स उसी प्रोपोर्शन में सैलरियां लेंगे या बाकी के जो सेवादार हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो उसी प्रोपोर्शन में सैलरियां लेंगे। आप सोचकर देखिए कि हम कौन से युग में जी रहे हैं।
हमने सेवा विभाग बनाया है। अब सेवा कैसी होती है वो जानने की आवश्यकता हम सबको रहती है, और वो कैसे इस देश को स्वतंत्र करवाने वाले लोग, इस देश का निर्माण करने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने कैसा आपको बनाकर दिया, अंग्रेजों ने बिगाड़ा, और उस बिगाड़ने को अभी भी हम सही नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये हो सकता है कि हमको पहला प्रधानमंत्री बेवकूफ मिला, वो भारतीय सिस्टम को जानता नहीं था, वो भारतीय सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं कर सकता था। उसी समय की बात है। मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूं। कल मैं एक कहानी, एक जीवन चरित्र पढ़ रहा था नानाजी देशमुख का। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र में पैदा हुए, एक मराठी परिवार में पैदा हुए, सीकर में पढ़ने गए। सीकर में पढ़ने के दौरान उनको कोई स्कॉलरशिप मिल गई। सीकर मतलब राजस्थान। उनको स्कॉलरशिप मिल गई। उस स्कॉलरशिप के बाद वो बिट्स पिलानी में उनका एडमिशन हो गया, पढ़ गए। मतलब बहुत हाईली, उस समय स्वतंत्रता से पहले की बात है ये लगभग, उस समय ये हाईली क्वालिफाइड देश के व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन सेवा करना दिमाग में आ गया। चाहते तो सरकार बनने के बाद, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा दिमाग में थी। तो नानाजी देशमुख ने उस समय एक पत्रिका निकली जिसको आप आज पांचजन्य कह रहे हैं। उस पांचजन्य पत्रिका में 3 लोग थे। दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, और नानाजी देशमुख उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। काम शुरू कर दिया। काम शुरू करते करते फिर इनका उससे पहले गोरखपुर में काम करने चले आए। गोरखपुर में पहला, आज आप सरस्वती शिक्षा मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, अब बहुत बड़ी संस्था, विश्व की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये सबसे बड़ी संस्था है, जिसके पास लगभग 30,000 विद्यालय हैं, लाखों टीचर और करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। वो उन्होंने गोरखपुर में सन 1950 में पहला विद्यालय खोला। कैसे खोला होगा? जब वो गोरखपुर गए, उनको ये कहा गया कि भाई गोरखपुर में कुछ काम करना है, तो वो गोरखपुर जब गए तो गोरखपुर में उनको एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला का नियम था 3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकते। किसी और को उन्होंने पटाया, उसके यहाँ खाना बनाने लगे। पढ़ा हुआ, बिट्स पिलानी का पढ़ा हुआ व्यक्ति, और उस समय, जिस समय स्वतंत्रता मिली, उस समय देश का सबसे हाईली क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड लोगों में से एक, और उसने खाना दूसरे का बनाकर उसके साथ रहना पसंद किया। धीरे धीरे उन्होंने वहां विस्तार किया। फिर सरस्वती शिशु मंदिर वहां पर खोला, विद्या मंदिर वहां पर खोला। इसके अलावा वो जब वहां से आगे बढ़े, तो आप सोचिए कि वो चित्रकूट में आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहते हैं। क्या है? चित्रकूट के अगल बगल का भगवान का स्थान है, अगल बगल के गांव का क्षेत्र था। गांव के क्षेत्र में लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो 150 बुंदेलखंड के गांव, उन गांवों को सही से भोजन मिल जाए, सही से उनकी व्यवस्था हो जाए, सही से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, इसके लिए वो वहां पहुंचे। तो वहां एक विद्यालय खोलकर और सबको काम देना शुरू कर दिया। बाद में उसी चित्रकूट में इस ग्रामोदय विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, इसको एक उपाधि दी गई, स्टैंडर्ड दिया गया। इतना ही नहीं, ये सेवा करने निकले थे, पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति थे। तमाम सरस्वती विद्यालय खोल दिए, तमाम तरह की संस्थाएं खोल दी, तमाम पत्रिकाएं निकाल दी, विश्वविद्यालय खोल दिए। और जब वो मृत्यु हुई उनकी, तो मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी देहदान का फॉर्म भरा था। आप सोचिए कि देहदान का फॉर्म भरा था। देहदान लेने वाले लोग चले आए, दधीचि संस्थान कोई उसको भरा होगा, तो वो देह लेने चले आए। उनकी पत्नी ने ये कहा कि नहीं, मेरे पति ने जो प्रण लिया था मैं पूरा करने को तैयार हूं। सब लोग कह रहे थे, ये 2010 का प्रकरण है, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है भाई। इतना महान व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग कर सेवा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की शरीर को अंतिम संस्कार तो करने दो। अपने बेटे, उनके ऐसा कहते हैं, उनके परिवारीजन पीछे अड़ गए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनके घर में उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे पति की जो राष्ट्र सेवा है वो देह सर्वदान करना चाहते थे। वो राष्ट्र के लिए अपने शरीर को भी दान कर देना चाहते थे, वो दधीच बनना चाहते हैं, तो हम नहीं रोकेंगे। आप सोचिए कि किस प्रकार से परिवार ने इस्टेब्लिशमेंट किया होगा, कैसे ये यहाँ तक सिस्टम बना और कहाँ तक पोजीशन पहुंची। चले गए, मरणोपरांत उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मेरे ख्याल से मिला था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो भारत रत्न उनको दिया गया था।
आप सोचकर देखिए कि सेवा का मतलब क्या होता है। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हजारों प्रचारक ऐसे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे। मैं एक उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक से उस दिन बात कर रहा था, तो वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आप सोचो, आईआईटीएन, और आईआईटी से पढ़कर वो राष्ट्र सेवा में लग गए, सब कुछ समर्पित कर दिया, बोले नहीं हम राष्ट्र का काम करेंगे। बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लगकर अपना सर्वस्व दान करके राष्ट्र सेवा में सेवा के लिए लग गए। कोई सेवा विभाग देख रहा है, तो कोई सेवा भारती देख रहा है, तो कोई कुछ देख रहा है, तो कोई कुछ देख रहा है। उनको सैलरी तो बहुत दूर की बात है, पत्रक भरना पड़ता है महीने में कि इस महीने 200 रुपए 150 रुपए खर्च हुए। मैं उनके अब अभी एक प्रकरण सामने आया पूजनीय सरसंघ चालक जी का। वो भोपाल का, शायद मेरे ख्याल से कोई बता रहा था कि भोपाल में उनकी धोती फट गई, तो किसी कार्यकर्ता से उन्होंने कहा कि तुम एक सुई और धागा ले आओ। उसने पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा धोती फट गई है, सीना है। वो कार्यकर्ता धोती बाजार से ले आया नहीं, तो सरसंघ चालक जी ने उसको बहुत डांटा और कहा तुमसे धोती लेने के लिए नहीं कहा था, ये अभी धोती बहुत दिनों तक चल सकती, इसको सीकर पहना जा सकता है, अभी कुछ विशेष इसका बिगड़ा नहीं। आप सोचो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, ऐसे तमामों, ये तो मैंने एक इलस्ट्रेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बताया, ऐसे तमाम संस्थान देश के काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं। उनको कोई लालसा नहीं है कि उनको सैलरी मिले, उनको कोई लालसा नहीं कि उनको फैसिलिटीज मिले, उनको कोई लालसा नहीं कि उनका बहुत अच्छा कोई ख्याल रखे। सेवा का मतलब तो ये होता है, जो मैं समझ पाया। तमाम तरह के, मैंने उस दिन एक प्रकरण बताया था कि अरुणाचल में कोई एक सज्जन गए, बस स्टॉप पर उतरे, देखा बच्चे रो रहे हैं, कोई आत्महत्या करने को घूम रहा है। वो मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने उन बच्चों को वहाँ बोले नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ एक झोपड़ी ले ली और वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते देखते एक विशाल संस्थान खड़ा कर दिया। और उनके मरने के बाद, इन लोगों के मरने के बाद उत्तराधिकार भी इनका नहीं होता। मतलब उत्तराधिकारी, बच्चे और परिवार के लोग उत्तराधिकार नहीं करते हैं। आप सोचिए कि कैसे ये देश का निर्माण हुआ है, उनकी वजह से देश जीवित है। और एक तरफ हम सैलरियों के लिए लड़ रहे हैं, सरकार पर ओवरबर्डन डाल रहे हैं, 3 गुना सैलरी कर दो, 4 गुना सैलरी कर दो। भाई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में होता क्या? क्या किसानों की हमने चिंता की कि सन 1950 में किसान को कितनी आमदनी थी, उसी खेत में आज उसके परिवार को कितनी आमदनी है? क्या उस प्रोपोर्शन में किसान की आमदनी बढ़ी? क्या उस प्रोपोर्शन में नाई की आमदनी बढ़ी? क्या उस प्रोपोर्शन में मोची, जूता सीने वाले की आमदनी बढ़ी? क्या उस प्रोपोर्शन में दूध रखने वाले की आमदनी बढ़ी? क्या उस प्रोपोर्शन में गेहूं पैदा करने वाले की आमदनी बढ़ी? इसकी चिंता कौन करेगा? इसके लिए नानाजी देशमुख जैसे लोग हैं, और बाकी सब सरकारी होना चाहते हैं, सेवा कहेंगे ये। मैं संकल्प के इंटरव्यू बोर्ड में बैठता था, और जो कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, वो आते, मैं उनसे पूछता, तो कहते साहब राष्ट्र सेवा करना है। सेवा तो हमने कई बार पूछा कि राष्ट्र सेवा के लिए आपका आईएएस होना जरूरी क्यों है? नहीं साहब, एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। अपॉर्चुनिटी क्या इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने अपॉर्चुनिटी ली थी? आप सोचो, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपॉर्चुनिटी ली थी? कितने सारे उस समय के आईएएस आईसीएस ऑफिसर्स, यानी कि अंग्रेज भी आईसीएस बनाते थे, कितने सारे अधिकार, ऐसे भारत का टैलेंट जिसने कहा स्वतंत्रता के आंदोलन में हम भाग लेंगे, भारत का पुनर्निर्माण हम करेंगे, लेकिन हम सरकारी नौकरी नहीं चाहते, हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र निर्माण चाहिए। क्या आज वैसी व्यवस्था है? लेकिन अब इस समय इस जजमेंट को पढ़कर तो मुझे लगता है कि अब इस समय भारत में जिसको शूद्र कहा जाता था आज से 2000 वर्ष पहले, वो शूद्रों का शासन है। शूद्र किसको मैं कहता हूँ? ये कहा गया वेदों में भी और गीता में भी कि हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, पढ़ने लिखने के बाद वो द्विज यानी कि सेकंड बर्थ होता है। अगर वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है, रिसर्च का काम करता है, वो मनन का काम करता है, ध्यान का काम करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो ब्रह्मांड से उसका संपर्क होता है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करे, मरने को भी अपना सौभाग्य समझे, वो वीर गति को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य हो, ऐसे व्यक्ति को उसी परिवार के क्षत्रिय कहा जाता है। तीसरा वर्ग वो है जो देश के अभाव को दूर करे, राष्ट्र निर्माण के लिए जो कुछ भी वो धनोपार्जन करे, वो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये उसकी जिम्मेवारी है, ऐसा वैश्य वर्ग।
और उसके अतिरिक्त इन तीनों की सेवा करने वाला, जिसके पास अपना करने को कुछ ना हो, जो सेवा करने वाला है वो शूद्र कहलाता था। एक ही परिवार में 4 भाई चारों अलग अलग डेजिग्नेशन लेकर रह सकते थे। अब ये जो सेवा करने वाला है, ये मतलब नौकर, आज की तारीख में अंग्रेजों ने उसको नौकर बना दिया, हमने उसको सेवा लिख दिया। यानी कि अब भारत में अगर लोग इस नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकर बनने के लिए परेशान हैं, जिसको वो भ्रमवश सेवा कह रहे हैं, या उनको पता नहीं है कि सेवा किसको कहते हैं, धनोपार्जन करना उस उद्देश्य है, तो ये कहने में कोई बुराई नहीं कि आज भारत में शूद्रों का शासन है। पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा करने वाले लोग शूद्र वर्ग के हैं, क्योंकि मानसिकता वही है कि ना तो हम ब्रह्म ज्ञान ले सकते हैं, ना सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ना ही हम वैश्य बनकर उदर पालन कर सकते हैं देश भर का। हम तो साहब हमें जितना करें हमको दे दीजिए, मेरा उदर पालन हो, इसके लिए हम लड़ेंगे, इसके लिए हम आपसे मांगेंगे, इसके लिए हम सब कुछ करेंगे, और हम अब शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। बेस्ट शूद्र कह सकते हो एक आईएएस हो गया, उससे ज्यादा बेस्ट शूद्र एक जुडिशियल अफसर हो गया, और नीचे तक चपरासी तक शूद्रता का परिचय हम दे रहे हैं जब हम सैलरियां मांग रहे हैं। सेवा हमारा भाव नहीं है। सेवा भाव, मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन नानाजी देशमुख का बताया, ऐसे लाखों लाख इलस्ट्रेशन भारत में हैं, जो अंग्रेजों के समय पर भी, मुगलों के समय पर भी, जिन्होंने नौकरियां करना पसंद नहीं किया। राष्ट्र निर्माण, तुलसीदास निकल पड़े, राष्ट्र निर्माण करेंगे, राष्ट्र निर्माण करना ही सेवा है। वो वैसी सेवा भाव लेकर क्या हम उतरे हैं, ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि हम सबको आज विचार करना ही होगा कि आखिर हम देश में क्या करना चाहते हैं, कैसे देश का पालन करना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।